गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एकेडमी। आज हम शुरू कर रहे हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर्यावरण, जो कि टेट सी टेट और ऑल टेट के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एग्जाम में जो है आपका 20% नंबर इसी से आता है। तो डेली बेसिस पर हम 20 से 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो बाकी आप अगर चैनल से जुड़े नहीं हुए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। और आइए चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। देखिए, आपको बताना है किस राज्य में जो है कोई समुद्री सीमा नहीं है। देखिए, गुजरात में जो है वो वहाँ पे भी समुद्री सीमा है, गोवा में भी समुद्री सीमा है, महाराष्ट्र में भी समुद्री सीमा है। ये समुद्र के किनारे बसे हुए राज्य हैं। लेकिन राजस्थान जो है ये यहाँ पे समुद्री सीमा नहीं है। तो आप लोग ये जान लीजिए, राजस्थान जो है वो लैंड लॉक्ड कंट्री है और इस राज्य की जो सीमा है वो समुद्र से नहीं मिलती है। ये चारों तरफ से जो है वो राज्यों से घिरा हुआ है। और जबकि गुजरात है, गोवा है, महाराष्ट्र है, ये सब पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह भी हैं। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? ऑप्शन ए एटीपी, ऑप्शन बी एसटीपी, ऑप्शन सी बीओडी, ऑप्शन डी डब्ल्यूपीएल। देखिए, क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो अगर ऐसे शॉर्टकट में दे देगा तो आप लोग जान भी नहीं पाएंगे इसमें क्या करेक्ट होगा। तो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बीओडी। देखिए, बीओडी क्या है? वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये जो है किसी नदी के जल के प्रदूषक स्तर को ये मापता है। तो आप ये याद रखिएगा, बीओडी का जो फुल फॉर्म है वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। ठीक, ये नदी के प्रदूषण मापन में सहायक होता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। देखिए, आपको बताना है कौन सा रोग जो है वो वायरस से होने वाला रोग है। तो इसमें ऑप्शन ए टाइफाइड है, ऑप्शन बी कालरा है, ऑप्शन सी जुखाम है, ऑप्शन डी मलेरिया है। देखिए, इसमें जो है जुखाम जो है वायरस से होने वाला संक्रमण है, जबकि टाइफाइड, कालरा, मलेरिया जो है ये जल जनित रोग हैं, जो जल से होते हैं। जुखाम ऊपरी श्वसन तंत्र का आसानी से फैलने वाला संक्रामक रोग है। इसके जो लक्षण होते हैं वो खांसी होता है, गले की खराश होता है, नाक का स्राव होता है और ज्वर भी आता है। आमतौर में यह 1 सप्ताह में समाप्त हो जाता है। और इसका जो मुख्य विषाणु होता है वो राइनो वायरस होता है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, राइनो वायरस जो है वो जुखाम का विषाणु होता है। और इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जुखाम। तो ये बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी आर्द्रता, ऑप्शन सी पवन, ऑप्शन डी वृष्टि। देखिए, आपको बताना है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का जो है महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। देखिए, भारत में जो है कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो वृष्टि है, क्योंकि भारत उष्ण तथा समशीतोष्ण 2 कटिबंध में स्थित है और इसी वजह से जो है भारत में भारी वृष्टि होती है। तो ये जो है काफी नुकसानदायक होता है। तो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? आपको बताना है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। ऑप्शन ए तापमंडल, ऑप्शन बी मध्यमंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। देखिए, आप इसमें बताइए कौन सी जो परत है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मानी जाती है। देखिए, वायुमंडल की जो है सबसे ठंडी परत जो होती है वो मध्यमंडल है, क्योंकि मध्यमंडल तथा वायुमंडल का जो तापमान होता है वायुमंडल का वो मध्यमंडल तक गिरता है और मध्यमंडल के बाद वायुमंडल का तापमान जो है वो बढ़ने लगता है और मध्यमंडल के मध्य सीमा पर तापमान गिरकर जो है वो -80 डिग्री तक लगभग पहुंच जाता है। तो इसमें जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी मध्यमंडल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आप लोग नोट करिएगा। तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? देखिए ग्रीन हाउस गैस से जो है हर साल 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आप लोग ग्रीन हाउस गैस जो है वो अच्छे से तैयार करके जाइएगा। तो हो सकता है मैं इस पे जो है एक वीडियो भी अलग से बनाऊं जो आपको प्लेलिस्ट में ज़रूर मिलेगी, तो आप लोग ये वीडियो भी प्लेलिस्ट से ज़रूर देखिएगा। ग्रीन हाउस गैस के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हो जाएगा आर्गन और ऑप्शन डी हो जाएगा मीथेन। देखिए ग्रीन हाउस गैस से वे गैस होती हैं जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं, और प्रमुख ग्रीन हाउस जो गैस है वो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है और CFC जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो इसमें जो है मैं आपको बताया सल्फर डाइऑक्साइड और आपका ऑक्सीजन, आर्गन, मीथेन। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीथेन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है ग्रीन हाउस गैस है। तो ये बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत हुई। देखिए ये क्वेश्चन जो है हर साल रिपीट होता है, लगभग हर साल। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1973 में, ऑप्शन बी 1982 में, ऑप्शन सी 1992 में, ऑप्शन डी 1996 में। देखिए ये कई कई एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। यूपी टेट 2013, यहाँ तक मैं आपको बताऊं 16 में, 17 में, ये कई बार आए हैं। और देखिए हरियाणा टेट और राजस्थान टेट, मध्य प्रदेश टेट और सी टेट में भी जो है कई बार पूछा गया है। तो आप ये क्वेश्चंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं आप लोगों के लिए, तो आप ये सारे नोट करते जाइएगा। तो भारत में जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है वो भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 में की गई, और जो इसका जो काम था वो बाघों की घटती संख्याओं को रोकने के लिए तथा बाघों के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना जो है वो की गई। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है वहां से की गई। देखिए अगर आप लोगों को इम्पोर्टेंट जो है इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स या इम्पोर्टेंट जो है नेशनल पार्क्स ये सब पढ़ने हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे जो है टॉपिक वाइज क्लासेस हैं, तो आपको वहाँ से टॉपिक वाइज क्लास भी मिल जाएंगी। तो आइए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन यमोत्तर पर खिंची है? ऑप्शन ए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी विषुवत रेखा, ऑप्शन डी प्रधान यमोत्तर रेखा। तो आपको ये बताना है कि पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन पर खिंची हुई है। तो इसमें जो है पृथ्वी तल पर 180 मेरिडियन पर यामोत्तर रेखा जो है वो काल्पनिक रेखा है, और इसे जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इस रेखा को पृथ्वी के पूर्वी और पश्चिमी देशांतर में बांटा गया है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए 180 मेरिडियन पर जो खींचा गया है वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर आपको राष्ट्रीय पार्क या फिर आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ये सब पढ़ना हो तो आपको जो है टॉपिक वाइज क्लास जो है वो प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से टॉपिक वाइज क्लास में आप आराम से ये पा सकते हैं। तो इसमें जो है किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो राष्ट्रीय पार्क स्थित है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी अंडमान द्वीप में, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। तो इसमें जो है आपका गल्फ ऑफ मन्नार जो है मन्नार की खाड़ी है वो एक जो है राष्ट्रीय पार्क है, भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह जो है उबले पानी की खाड़ी है जो हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर के एक भाग का निर्माण करती है, और भारत में रामेश्वरम द्वीप से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक स्थित है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बायो रिजर्व भी है। तो आपको गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो राष्ट्रीय पार्क है, वो भारत के तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जनगणना 2011 के अनुसार
भारत में लिंगानुपात है 940 और 1000, और ऑप्शन बी 916 1000, ऑप्शन सी 920 1000, और ऑप्शन डी 982 1000। देखिए इसमें जो है ये आगे वाला जो है 940 जैसे वो जो है महिलाओं का शो करता है, और 1000 जो है वो पुरुषों का शो करता है। तो इसमें जो है आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो 2011 के जनगणना के अनुसार है वो भारत में स्त्री पुरुष लिंगानुपात 943 अनुपात 1000 के अनुपात में ये है। तो इसमें जो है लगभग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये उसी के आसपास है, तो आप देख लीजिएगा 943 940, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? देखिए किसान का मित्र जो है वो किस प्राणी को कहा जाता है? ऑप्शन ए चींटी, ऑप्शन बी जो है केचुआ, ऑप्शन सी मधुमक्खी, ऑप्शन डी तितली। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है केचुआ जो है किसान का मित्र कहलाता है। आप लोग अच्छे से जानते होंगे। देखिए क्योंकि केचुआ जो है नीचे की मिट्टी को ऊपरी सतह तक लाने का कार्य करता है, और जिससे जो है मिट्टी अधिक उपजाऊ हो जाती है, और इसी वजह से जो है वो किसानों का मित्र केचुआ कहा जाता है। देखिए मैं आप लोगों के लिए जो भी सीरीज लेके आता हूँ ये फास्ट रिवीजन सीरीज है, और इसमें जो है बिना टाइम वेस्ट किए हुए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको दिए जाते हैं, और आपको बिना टाइम वेस्ट किए हुए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पढ़ना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जैसे इसी तरह की सीरीज जो है वो आपको आगे भी मिल सके। और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे इसकी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। देखिए आपको बताना है चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जो है वो जुड़ा हुआ है। देखिए चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है वन में वृक्षों के कटाव के विरुद्ध जो था वो सुंदरलाल बहुगुणा और चांदी प्रसाद भट्ट जी थे, उनके नेतृत्व में उत्तराखंड के चमोली जिले से की गई थी। ये आप लोग याद रखिएगा कि जो सुंदरलाल बहुगुणा और चांदी प्रसाद भट्ट जी थे उनके नेतृत्व में उत्तराखंड के चमोली जिले से इसकी जो है शुरुआत की गई थी, और यह जो है 1973 में प्रारंभ किया गया था। तो ये उत्तराखंड से रिलेट हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। देखिए जीवों के व्यवहार का अध्ययन वो किसमें किया जाता है? आपका ऑप्शन ए है इटियोलॉजी, ऑप्शन बी है नियोलॉजी, ऑप्शन सी है इथोलॉजी, ऑप्शन डी है डेमोलॉजी। देखिए आपको बताना है जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। देखिए विज्ञान के इथोलॉजी विषय के अंतर्गत जो है वो जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, और नियोलॉजी विषय के अंतर्गत जो है वो तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। तो आप लोग ये याद रखिएगा इथोलॉजी जो है वो जीवों के व्यवहार के अध्ययन के लिए जाना जाता है, और नियोलॉजी जो है वो तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों के लिए उसका अध्ययन किया जाता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन ए क्लोरीन का, ऑप्शन बी ब्रोमीन का, ऑप्शन सी आयोडीन का, ऑप्शन डी लोहा का। देखिए आपको बताना है समुद्री शैवाल जो है वो किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्री शैवाल जो है आयोडीन के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं, और इसकी कमी से जो होता है घेघा रोग होता है, और जिसमें थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। जो गले में आपके थायराइड ग्रंथि होती है उसमें सूजन आ जाती है। और समुद्री शैवालों में जो है वो आयोडीन की प्रचुरता वाले शैवाल जो हैं वो सिवार हैं, और यह व्यापक रूप से जो है चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आयोडीन जो है समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? वो आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सैक, देखिए सैक जो है लाइकेन है। लाइकेन क्या है? देखिए आपको बताना है परजीवी है, रसायन स्वपोषी है, या अपघटक है, या सहजीवी है। तो आपको बताना है परजीवी है या सहजीवी है, या अपघटक है, या रसायन स्वपोषी है। तो देखिए ऐसे जंतु पौधे जो साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं वे सहजीवी कहलाते हैं,
और राइबोसोम, लाइकेन प्रमुख सहजीवी हैं। तो वास्तव में जो लाइकेन होता है वो निम्न श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पतियों का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर हुए पाए जाते हैं, और इन आधारों को वृक्ष की पत्तियां, प्राचीन दीवारें, भूतल, चट्टान और शिलाएं जो है वो मुख्य हैं। और ये शैवाल जो है बहुरंगी होते हैं। और लाइकेन जो होता है वो दो वनस्पतियों का समूह है जिसमें एक में शैवाल और एक कवक होता है जो साचर पर आधारित होते हैं। तो इसमें जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लाइकेन जो है वो सहजीवी है। देखिए जो पौधे जो होते हैं वो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं वो सहजीवी कहे जाते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, सहजीवी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सीएनजी का ईंधन रूप में किसका इस्तेमाल होता है? देखिए सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए वाहनों में, ऑप्शन बी उद्योगों में, ऑप्शन सी खाना बनाने में, ऑप्शन डी वाहन एवं उद्योगों में। देखिए जो सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है, उसका उपयोग जो होता है वो वाहनों एवं उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। देखिए वाहनों के साथ साथ जो है ये उद्योगों में भी किया जाता है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, वाहनों एवं उद्योगों में। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? ऑप्शन ए व्याख्यान द्वारा, ऑप्शन बी क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा, ऑप्शन सी समूह वार्तालाप द्वारा, या ऑप्शन डी अध्ययन द्वारा। देखिए आपको बताना है पर्यावरण की जागरूकता जो है वो किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है। देखिए विद्यार्थियों में अगर पर्यावरण जागरूकता का सृजन करना है तो उनको क्षेत्रीय भ्रमण कराना चाहिए, और जिसके तहत उनको जो है वास्तविक पर्यावरण एवं मानव जीवन में उनकी उपयोगिता का जो है ज्ञान होगा, और पर्यावरण संरक्षण के लिए वो प्रोत्साहित होंगे। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षेत्रीय भ्रमण जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? देखिए आपको बताना है एलपीजी जो है किसका संक्षिप्त रूप है। लो पेड गेम्स, लोक पैसेंजर गाड़ी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और लोकल पेट्रोलियम गैस। देखिए ये कई बार पूछा जाता है, आप लोग जानते होंगे लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो इसमें जो है ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। आप लोग ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है और जिसका प्रमुख उपयोग जो है वो घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। एलपीजी के मुख्य अवयव जो है वो ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं, और आजकल जो है एलपीजी सीएफसी के स्थान पे जो है वो अब एलपीजी का ही यूज किया जाता है। तो ये बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? देखिए ऑप्शन ए गामा किरण, ऑप्शन बी एक्स किरण, ऑप्शन सी पराबैंगनी किरण और ऑप्शन डी बीटा किरण। देखिए आपको बताना है पृथ्वी पर पहुंचने से पहले जो है वो ओजोन परत द्वारा किन किरणों का जो है वो ऑब्जर्व कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। देखिए जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें होती हैं वो किरणें ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और ये पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाती हैं। और ओजोन परत की जो सांद्रता है वो डाप्सन द्वारा मापी जाती है। आप ये भी पॉइंट नोट करे रहिएगा कि ओजोन परत की सांद्रता डाप्सन इकाई द्वारा मापी जाती है, और सूर्य से जो किरणें आती हैं वो किरणें पराबैंगनी किरणें कहलाती हैं। तो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह ऑप्शन ए उड़ता है, ऑप्शन बी रात्रिचर है, ऑप्शन सी शाकाहारी है, ऑप्शन डी बच्चे देता है। तो आपको बताना है चमगादड़ जो है वो स्तनधारी क्यों है। तो जीव वैज्ञानिकों ने चमगादड़ को स्तनधारी वर्ग में रखा है क्योंकि चमगादड़ बच्चे को जन्म देती है तथा उसे दूध पिलाती है, और चमगादड़ एक रात्रिचर भी प्राणी है। तो आपको इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चमगादड़ जो है स्तनधारी इसीलिए है क्योंकि ये बच्चों को जन्म देती है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? देखिए आपको बताना है पर्यावरण की परिभाषा क्या है। एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे, पृथ्वी पर वस्तुएं, चीजें जो हमें घेरती हैं
उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन ए जो है एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, ऑप्शन बी जो है समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, ऑप्शन सी जो है वो चीजें जो हमको घेरती हैं, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको पर्यावरण की जो है परिभाषा को बताना है। देखिए पर्यावरण जो है अनेक तत्वों से मिलकर बना है और जो व्यवस्थित समूह में होता है। इनमें सभी घटक जो हैं बायोटिक तथा एबायोटिक जो है वो सभी होते हैं और प्रकृति में संतुलन रूप से रहते हैं। तो प्रकृति में जो है वो संतुलन रूप से बायोटिक और एबायोटिक घटक जो होते हैं वो रहते हैं। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एबायोटिक और बायोटिक घटक जो होते हैं वो पर्यावरण की परिभाषा तय करते हैं। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? UNFPA, UNDP, यूनेस्को और WHO। देखिए आपको बताना है कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है। देखिए अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के जो हेडक्वार्टर और उनके जो इस टाइम के हेड हैं उनके बारे में अगर जानना है तो इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट में अलग से वीडियो बनाई हुई है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को पूरा डिटेल से पढ़िए। और बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, 10 से 15 मिनट के बीच का वीडियो है। आप लोग इजीली जो है सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के हेड और उनका हेडक्वार्टर कहाँ है ये जान सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो विकल्प में दिए गए जो है सभी विकल्प जो है वो लगभग गलत हैं, इसमें कोई सही नहीं है। और जो IUCN होता है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए IUCN का गठन किया गया है। तो इसमें देखिए कोई ऑप्शन सही नहीं है, आपको ये नोट करके रखना। IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो ये आपको याद रखना है। IUCN की स्थापना जो है वन्य जीव संरक्षण के लिए की गई है। तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो वर्षा होती है उसके लिए जो है प्रमुख रसायन आपको बताना है कौन सा है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रमुख रसायन कौन सा है? ऑप्शन ए सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन बी पोटेशियम ब्रोमाइड, ऑप्शन सी सिल्वर आयोडाइड और ऑप्शन डी पोटेशियम नाइट्रेट। देखिए जो होता है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग जो होता है वो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए मेघ बीज के रूप में किया जाता है। तो इसमें जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सिल्वर आयोडाइड जो है वो कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त होता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बायोडीजल तैयार किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीटेड है और ये कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। बायोडीजल जो है वो किससे तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए यूट्रिकुलेरिया, ऑप्शन बी जेट्रोफा, ऑप्शन सी देवदार, ऑप्शन डी यूकेलिप्टस। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वो जेट्रोफा। देखिए बायोडीजल का जो निर्माण है वो जेट्रोफा, कारकास और पेंगोमिया आदि पौधों से होता है। और देश का पहला बायोडीजल संयंत्र जो है वो काकीनाडा जो है आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। तो आपको ये फैक्ट भी याद रखना है, देश का पहला जो है बायोडीजल संयंत्र वो आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विश्व ओजोन दिवस जो है वो मनाया जाता है। ऑप्शन ए 21 मार्च को, ऑप्शन बी 16 सितंबर को, ऑप्शन सी 25 अप्रैल को, ऑप्शन डी 5 जून को। देखिए अगर आप लोगों को जो है इम्पोर्टेंट डेज से रिलेटेड जो है सारे इम्पोर्टेंट डेज पढ़ने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जो इम्पोर्टेंट डेज के ऊपर ही है। तो वहाँ से आप इम्पोर्टेंट डेज का पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, 10 मिनट का वीडियो है जिसमें सारे जो है इम्पोर्टेंट डेज कराए गए हैं। देखिए विश्व ओजोन दिवस जो है वो पूरे विश्व में जो है प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है और यह दिवस ओजोन संरक्षण की जागरूकता के लिए मनाया जाता है। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 सितंबर में विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आज के इस वीडियो में हमने 24 क्वेश्चन डिस्कस किया। आपको ये सीरीज कैसी लगी है ये कमेंट में बताइएगा। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।